मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और कल पंजाब का प्लेइंग 12 देखे मुझे ये लगा कि मजबूर होकर इन्होंने कुछ, गधा तो नहीं बोलूंगा लेकिन उन्होंने ऐसा ही कुछ है कि गधे को बाप बना लिया। क्योंकि अगर देखोगे इनका टीम कॉम्बिनेशन, मुझे इस टीम कॉम्बिनेशन में क्या फॉल्ट है वो समझाने के लिए पहले कुछ स्टैट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, जैसे मैंने टॉस पे उनका प्लेइंग 11 और 4 इंपैक्ट का नाम आया ना, मुझे लग गया था कि पंजाब फंस जाएगा इधर से। अगर डीसी टीम है तो एक ठीक है, एक डाउट था कि डीसी कैसा करेगा, डीसी मतलब खराब ही करेगा तो ही शायद पंजाब जीत जाएगा। लेकिन प्लेइंग 12 से लग गया था कि पंजाब इधर से फंस गया है। और मैं आपको स्टैट्स के साथ बोलना चाहूंगा क्यों मैं ये कह रहा हूं। बहुत सारी चीजें हुआ, जैसे कि यश ठाकुर आया है वैशक की जगह और बेन डॉर्शियस आया है लॉकी फर्ग्यूसन की जगह ऑस्ट्रेलिया कोटा से। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको स्टैट्स से एक्सप्लेन करता हूं कि इस टीम कॉम्बिनेशन क्या खराब था। कुछ निकल विकल किसी को नहीं है फर्ग्यूसन को, ठीक है। आप सोचो, पंजाब ने इस साल 10 मैच पे 7 बार 200 खाया है, 7 बार 200 खाया। इस टूर्नामेंट में ओवरऑल बाकी टीम के लिए एवरेज 32% बॉलिंग उनके स्पिनर्स ने की है। एवरेज ओवरऑल बाकी टीम के लिए 32% बॉलिंग उनके स्पिनर्स ने किया, जबकि पंजाब के लिए उनके स्पिनर्स ने सिर्फ 16.8% बॉलिंग की है। मतलब 17% मान लेते उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की, तो स्पिनर्स तो खराब किया ही नहीं है कि स्पिनर्स ने तो बॉलिंग ही 17% की है। मतलब 83% बॉलिंग जो पंजाब के पेसर्स कर रहे हैं इस आईपीएल में, उनमें कुछ फॉल्ट है। तो इस स्टैट्स को थोड़ा और जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। अभी तक इस आईपीएल में 11 मैच पे 42 विकेट्स लिया है पंजाब ने, जिसमें उनका एवरेज है 42.66। थर्ड वर्स्ट टीम है इन टर्म्स ऑफ एवरेज, थर्ड वर्स्ट टीम आफ्टर डीसी एंड मुंबई। 11 मैच पे 42 विकेट्स। लेकिन इकोनॉमी में पंजाब नंबर 10 पे है, द वर्स्ट टीम। 10.67 का इकोनॉमी है पंजाब के बॉलर्स का। और डॉट बॉल परसेंटेज में सबसे वर्स्ट पंजाब है, 30.1% डॉट बॉल डाला है सिर्फ इस आईपीएल में। हर चीज में खराब, एवरेज में थर्ड वर्स्ट, इकोनॉमी पे वर्स्ट, डॉट बॉल परसेंटेज में वर्स्ट। अब इनके हर पेसर्स का इकोनॉमी देख लो इस साल, 10 के नीचे सिर्फ एक बॉलर है अर्शदीप सिंह, उसका भी 9.92। बाकी सब 10 के ऊपर, 11 के ऊपर, 13 के ऊपर, 12 के ऊपर। थोड़ा और आपको समझाऊं, 2025 से अभी तक जितने भी मैचेस जीते हर टीम, उसमें उनकी बॉलिंग का एवरेज क्या है। जीते हुए, मैं हारने वाले मैच पे बात नहीं करूं, जो मैच पंजाब हार गया उस पर बात नहीं करूं, जो मैच पंजाब जीता है पिछले 2 साल में, उसमें उनके बॉलिंग एवरेज सुन लो। उसमें पंजाब का बॉलिंग एवरेज है विनिंग कॉज में 44.25, सबसे खराब। सबसे ऊपर है पंजाब 44.25। जिस मैच पे जीता है उस मैच पे भी उनकी बॉलर्स ने खराब परफॉर्मेंस किया। मतलब पंजाब मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस सिर्फ बैटिंग की वजह से जीत रहा है, इसलिए उनके बॉलर्स कभी एक्सपोज हुए नहीं उस तरह से जिस हिसाब से अभी हो रहे हैं बैक टू बैक 4 मैच पे, क्योंकि बैटर्स उस हिसाब से रन नहीं बना पा रहे। तो बॉलर्स अभी बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पिछले 2 साल में पंजाब के बॉलर्स इवन इन विनिंग कॉज उनका एवरेज सबसे खराब है 44.25। अभी रिसेंटली एक मैच हुआ था सीएसके वर्सेस डीसी, जो अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था, है ना। उधर सीएसके ने पूरे इनिंग्स पे सिर्फ 2 रन एक्स्ट्रा दिया, वो भी पहला वाइड आया था 16th ओवर में। मुकेश चौधरी 16th ओवर में पहला वाइड डालते हैं। कल पंजाब ने 17 वाइड डाला है, 17 वाइड्स। और ये पूरे आईपीएल का सीन है जो पंजाब ने किया। पंजाब से ज्यादा एक्स्ट्रा किसी ने नहीं डाला होगा, मैं श्योर हूं। मैं तो सिर्फ कल के मैच का बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको समझा दूं टीम कॉम्बिनेशन इतना खराब क्यों था। कल श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला है। जब उसको पूछा गया कि क्या आप चाहते थे कि बैक एंड में ज्यादा यॉर्कर डाले कि इनटू द सरफेस, मतलब हार्ड बॉल डाले, तो श्रेयस अय्यर का जवाब सुनो एक बार। आई ऑलवेज से दैट हार्ड लेंथ, शॉर्ट ऑफ द हार्ड लेंथ इज द बेस्ट बॉल, एस्पेशली व्हेन ए न्यू बैट्समैन इज कमिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे। इसका मतलब है श्रेयस अय्यर चाहता था कि कोई भी बॉलर, उनके जो बॉलर्स है वो हमेशा हार्ड लेंथ, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ पे बॉलिंग करे। वो न्यू बैट्समैन के लिए भी टफ है और आप ज्यादा विकेट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन हम एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। इधर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। हॉरिबल कैप्टनसी, हॉरिबल टीम सिलेक्शन मैनेजमेंट का। आपका उम्मीद है कि हमारे बॉलर्स हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करें। आपने कौन से 5 बॉलर को खिलाए, थोड़ा नाम सुन लो। अर्शदीप सिंह, मार्को यानसेन, बेन डॉर्शियस, यश ठाकुर, स्टोइनिस। I mean, this is fucking horrible, fucking stupidity when a captain comes and says that कि मैं चाहता हूं मेरे बॉलर हार्ड लेंथ पे बॉलिंग डाले। आपने 5 वन डायमेंशनल बॉलर लिया। अर्शदीप सिंह गुड लेंथ से स्विंग ढूंढता है, डॉर्शियस गुड लेंथ से स्विंग ढूंढता है, यश ठाकुर स्विंग सीम गुड लेंथ से और बाद में यॉर्कर डालते हैं, ऑफ कटर डालते हैं। स्टोइनिस ऑफ कटर स्पेशलिस्ट, है ना, स्विंग विंग हार्ड लेंथ का बॉलर। एक मार्को यानसेन है जो हाइट की वजह से कभी कभी बाउंसर डालता है हार्ड लेंथ पे, वो भी कम डालता है, वो भी शुरू में स्विंग ढूंढता है। तो नेचुरल हार्ड लेंथ का बॉलर इस टीम में है ही नहीं। आप सोचो, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं मैं, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार और आरपी सिंह को एक टीम में रखो मेरे टीम के अंदर,
और मैं कह रहा हूं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मुझे चाहिए था कि मेरे बॉलर्स हार्ड लाइन पे बॉलिंग करें, जबकि मेरे पास है भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार और आरपी सिंह। ये लोग कहां से हार्ड लाइन पे बॉलिंग करेंगे? नेचुरल हार्ड लाइन के बॉलर्स कौन है? जेकब डफी, जॉश हेजेलवुड, रबाडा, जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, वो स्विंग भी ढूंढता स्विंग भी करता, मोहम्मद सिराज नेचुरल हार्ड लाइन का बॉलर भी है, हर्षित राणा, ये सब हार्ड लाइन का बॉलर जिससे आप उम्मीद करते हो, प्रसिद्ध कृष्णा, आप आर्शदीप, डॉर्शियस, यश ठाकुर, मार्कस स्टोइनिस, मार्को एंसन, इनको लेके एक बॉलिंग अटैक पे आप कह रहे हो, फकिंग वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक के साथ आप जा रहे हो और कह रहे हो कि नहीं मुझे तो चाहिए शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ शॉर्ट लेंथ पे बॉलिंग करे। हाउ स्टूपिड वाज दैट यार। श्रेयस अय्यर से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था। और प्रॉब्लम सिर्फ इधर ही नहीं है, मैंने बार बार कहा है लॉकी फर्ग्यूसन इस बॉलिंग अटैक से बाहर हो ही नहीं सकता। और मैं लिख के देता हूं लॉकी फर्ग्यूसन को कुछ निगल नहीं हुआ है, कुछ निगल नहीं हुआ इनको, क्योंकि 3 मैच हार चुके हैं ये लोग, अब हो चुका है इनका। ये लोग चाहते थे कि नहीं एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर बचा है, रिकी पॉन्टिंग तो है ही, तो एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर को ट्राई करवा लेते हैं, वो है बेन डॉर्शियस। ठीक है, तो इस बॉलिंग अटैक के साथ आप उम्मीद कर रहे हो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो मजाक ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरा चीज, ठीक है, यश ठाकुर के बारे में मैं आपको पहले भी कहा था पिछले वीडियो में। मेरे हिसाब से एक तो है कि यश ठाकुर की तरफ देख सकता है। ठीक है, यश ठाकुर के ऑफ कटर अच्छा है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर अच्छा है, यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यश ठाकुर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अंडर प्रेशर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे दिख जाता है, वो प्रेशर में आ गया, शक्ल पे आ जाता कि मेरे पे प्रेशर आ गया। ठीक है, यश ठाकुर अच्छा बॉलर है, लेकिन अंडर प्रेशर वो हमेशा उसे बॉडी लैंग्वेज पे दिख जाता है कितना खराब बॉलर है वो, अंडर प्रेशर वो अच्छा कर ही नहीं सकता, जो मेरे बात प्रूव हो गया। अब आते हैं मार्कस स्टोइनिस द बॉलर पे। ठीक है, मैं एक चीज शायद T20 वर्ल्ड कप के टाइम से कह रहा हूं कि मार्कस स्टोइनिस और शिवम दुबे को मैंने इतने लंबे टाइम से बॉलिंग करते हुए देखा है, दुबे को तो इनफैक्ट DY पटेल से देख रहा हूं, 10-12 साल हो गए, इनके पास 2 ही बॉल है, एक वाइड डाल दो बैट्समैन से वाइड लाइन पे सीम के साथ, या फिर ऑफ कटर डाल दो शॉर्ट बॉल ऑफ कटर। ये 2 बॉल छोड़ के 10-12 साल में इन दोनों ने कुछ बॉलिंग किया ही नहीं। और इनके मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स अगर आप देखोगे, टॉप एज लग किया वो बाउंड्री रूप से 1 हाथ दूर, मतलब छक्के वाला बॉल ही था, लेकिन बाउंड्री रूप से ग्राउंड बड़ा है, बाउंड्री बड़ा है तो उधर आउट हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स की बात करूं, कुछ इंप्रूवमेंट एज ए बॉलर है ही नहीं इनके पास, ना मार्कस स्टोइनिस के पास है, ना शिवम दुबे के पास। ठीक है, तो ये आपका 5th बॉलर कौन से सिचुएशन में बन सकता है ऐसे ग्राउंड पे जहां पे स्विंग सीम है? आई सीरियसली डाउट। ठीक है, आई सीरियसली डाउट। इसलिए जब मैं पंजाब का टीम रिव्यू कर रहा था, अगर आपको याद है, मेरा एक ओवरसीज प्लेयर था अजमतुल्ला ओमर जाई, और ओमर जाई का मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, ओमर जाई का इस टीम में होना बनता ही बनता है। अब तक आप लोग जीत रहे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी हार रहे हो, आपके पास बॉलर्स नहीं है ज्यादा, आपको ओमर जाई इस टीम में चाहिए अगर आपको जीतना है आईपीएल। तो किसका सेक्रीफाइस करोगे ओवरसीज प्लेयर? आई रियली डोंट केयर, लेकिन किसी एक का सेक्रीफाइस होना बनता है। ओमर जाई, फर्ग्यूसन इस टीम में हमेशा होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूं विजय कुमार बैशाख, ये 3 बॉलिंग बॉलर्स आपके टीम में हमेशा हर दिन होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। ओमर जाई, फर्ग्यूसन, वैशाख, टेरिबल कैप्टनसी। दूसरा क्वेश्चन रहा है कि क्यों चाहल ने कल बॉलिंग नहीं किया, तो उसका एक जस्टिफिकेशन सबके पास था कि अक्षर ने भी पहले इनिंग्स में बॉलिंग नहीं किया। अब इसको एक चीज समझना पड़ेगा, अक्षर ने पूरे आईपीएल में डिफेंसिव बॉलिंग किया, जहां जहां पे उसको बॉलिंग करना था उसने किया भी नहीं है, ना पावर प्ले में ठीक से बॉलिंग किया, ना मिडिल पे, बहुत डिफेंसिव बॉलिंग किया अक्षर पटेल ने। और कल एक ऐसा दिन था जहां पे अक्षर पटेल के पास उसका जो 5th बॉलर था वो था माधव तिवारी, हु वाज डूइंग ग्रेट। दूसरे एंड से चाहल जो आईपीएल की हाईएस्ट विकेट टेकर है, पंजाब के लिए बहुत अच्छा कर चुका है, फ्लैट से फ्लैट पिच पे हिस्ट्री पे बहुत अच्छा कर चुका है, वो बॉलिंग नहीं कर रहा है, जो बहुत स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है। ठीक है, वो बॉलिंग नहीं कर रहा है, एक चीज। दूसरा, आपका 5th बॉलर है मार्कस स्टोइनिस। तीसरा, चाहल का क्वालिटी, अक्षर का क्वालिटी के बारे में बात हो चुका है। आपका उसका 5th बॉलर था माधव तिवारी जो अच्छा कर रहा था, आपका 5th बॉलर है मार्कस स्टोइनिस जिसके पास 2 ही बॉल है। थर्ड, आशुतोष शर्मा स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता है, हमें सबको पता है। टॉस टप डिलीवरी डालो, वाइड डालो, बाहर लेके जाओ, फ्लैटेड डिलीवरी डालो, उसको फ्रंट फुट पे लेके आओ, वो बीट होता है, वो मिस टाइम करता है, सबको पता है। उसके बाद भी चाहल का 1 ओवर ना डालना मेरे लिए बहुत शॉकिंग, बहुत सरप्राइजिंग था, और मेरे समझ से बाहर था कि मतलब श्रेयस अय्यर कैसे कर सकता है। ठीक है, ये बॉलिंग यूनिट के, पेस बॉलिंग यूनिट जाना ऐसे ग्राउंड पे जहां पे लग रहा है सीम हो रहा है, सीम मूवमेंट मिल रहा है। कल स्टार्क ने खराब क्यों किया? सब कह रहे कि स्टार्क ने खराब किया, 57 खाया शायद, वो उसका 2nd हाईएस्ट एक्सपेंसिव पहले। आपको समझना पड़ेगा, मुझे स्टार्क को देख के कोई बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि चलो खराब बॉलिंग कर रहे हैं। स्टार्क हमेशा आके पहले ओवर तो वही डलेगा कि फुलर लेग से बॉल को, ऐसे जब लेफ्टी हो, स्टार्क का इन स्विंगिंग और का बेहतरीन है, वो लेफ्टी के लिए बॉल को अंदर लेके आता है, वो यही कोशिश करता है बार बार। प्रियांश को देख के उसका कोशिश यही था जो उसका स्ट्रेंथ है, और स्टार्क एडजस्ट नहीं कर पाया। स्टार्क अपने स्ट्रेंथ पे मेंटेन था, ठीक है, उसके बाद भी 2 विकेट लेके गया, और 2 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं स्टार्क से बिल्कुल ही नहीं हूं, मतलब ना मैं खफा हूं, ना मैं गुस्सा हूं, ना मुझे लगता है कि स्टार्क ने कुछ गलत किया है।
ठीक है, तो चाहल को बॉल ना देना, इस बॉलिंग यूनिट के साथ जाना, पंजाब ने सब कुछ खराब ही किए। मैं फिर से कहता हूं उमरजाई, फर्गुसन, वैशाख इस टीम में होना ही चाहिए। आप थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं डीसी, तो ऐसा लगा कि प्लेइंग 12 चाहे तो पूरा पूरा चेंज कर लूँ, ठीक है। अभिषेक पोरेल कल खेल रहा था क्या? सॉरी मैंने नहीं देखा, इधर पावर चला गया था तो मैंने पोरेल को खेलते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो पोरेल को हम जाने देते, गलत दिन पे उसका डेब्यू करवा दिया, बदतमीज लोग इतने दिन खिला नहीं रहे थे। जब बारी आया कि जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होगा, पोरेल को खिला दिया कि मेरे पास कुछ जवाब ना हो उसको डिफेंड करने के लिए। लेकिन क्या खेला है प्रियांश आर्या ने, ठीक है। अगर कल प्रियांश नहीं होता ना, श्रेयस ने एक चीज कहा कि इन्होंने 30 रन पार स्कोर से ज्यादा बनाए हैं। मेरे हिसाब से गलत एस्टिमेशन था श्रेयस अय्यर का। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि 10 to 15 रन पार स्कोर से ज्यादा बनाए हैं, और वो भी न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि बाद में ड्यू आ गया था, ठीक है। ठीक है, दिल्ली को अगर आप कंसिडर करोगे, दिल्ली ओपोनेंट है तो ठीक है, आप कह सकते हो कि हाँ 20 रन तो ज्यादा बनाए दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली की रेंज तो बाहर ही इतना स्कोर, ठीक है। लेकिन प्रियांश आर्या ने जो किया बेहतरीन काम किया, ठीक है, वरना इतना रन भी नहीं बनता। लेकिन इधर मुझे आकिब नबी के बारे में बात करना पड़ेगा। आकिब नबी के लिए थ्रू आउट द आईपीएल बहुत कम मैचेस खेले, ऐसा नहीं कि 10-11 मैच लगातार खेले, बहुत कम मैचेस खेले, 3 या 4 मैचेस खेले। और मैंने बहुत लोगों का सुना है कि आप आकिब नबी अभी तक आईपीएल रेडी नहीं है, अंडर प्रिपेयर्ड है। आकिब नबी इस टीम में है क्यों? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कोई भी बैट्समैन जिसको आप रेड बॉल क्रिकेट से बाहर लेके आते हो, बैट्समैन की बात कर रहा हूं, उसको T20 में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। विराट कोहली को एडॉप्ट करने में टाइम लगा, देवदत्त पडिक्कल को टाइम लगा, रजत पडिक्कल थोड़ा टाइम लगा, गिल अभी भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साई सुदर्शन जैसे गेम आगे बढ़ रहे वो भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे। तो एक कोई भी टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन को T20 फॉर्मेट पे, इस 2026 वाले T20 फॉर्मेट में आके खुद को एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन ये लॉजिक हम बॉलर्स के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करते। बॉलर्स का हाँ चलो रणजी में 60 विकेट ले लिया तो आईपीएल में आके भी पहली मैच में 5 विकेट ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। एक तो आप बैक टू बैक नहीं खिलाओगे, फिर आप आकिब नबी का स्ट्रेंथ देखो, कहां पे बॉलिंग, उसका सीम पोजीशन बेहतरीन है। एक एग्जांपल देता हूं, आकाशदीप का एग्जांपल लेते हैं। आकाशदीप रेड बॉल के साथ उसका वन ऑफ द बेस्ट सीम पोजीशन है डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया में, ठीक है, शायद वन ऑफ द बेस्ट अभी वर्ल्ड में भी होगा रेड बॉल क्रिकेट में उसका जो सीम पोजीशन है। वो T20 में या फिर आईपीएल में तो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक लेंथ बन चुका है, जिस लेंथ को उसको सक्सेस मिल रहा है। और T20 में उस लेंथ से उतना ज्यादा मदद है नहीं जैसे पिचेस आईपीएल में बन रहा है, ऐसे कंडीशन है नहीं इंडिया में जिस हिसाब से क्रिकेट चल रहा है, तो इसलिए वो अच्छा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आकाशदीप खराब बॉलर है, ठीक है। अब अगर एक नए बॉलर जो आकिब नबी, मुझे इतना बुरा लगता है सुनने में, क्या है लोग कहते हैं अंडर प्रिपेयर्ड, इस बड़े स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड है ही नहीं, वो खराब बॉलर है, इसको क्यों खिला रहे अभी, क्यों जरूरत नहीं है, नटराजन को खिलाओ, ऐसा बोला गया है आकिब नबी के लिए, लगातार बोला गया है। मैं मानता हूं वन डायमेंशनल बॉलर है, लेकिन बहुत काम करके आया रेड बॉल क्रिकेट में। और कल जब एक दिन उसको मिला जहां पे सीम मूवमेंट हो रहा था, थोड़ा हवा में स्विंग था, उसने अपने टेस्ट मैच लाइन पे बॉलिंग किया और आकिब नबी मैच का डिफरेंस था। मैं आपको बोल के देता हूं, विकेट लिया कि नहीं लिया फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 3 ओवर पावर प्ले में नहीं डालता, सिर्फ 22 रन दिया है, वरना ये पावर प्ले का स्कोर 90 के ऊपर जाता। मैं आपको लिख के दूं, जिस हिसाब से बॉलिंग डाल रहा था निगिडी, एंगेडी और स्टार्क, 90 के ऊपर लिखा हुआ था पावर प्ले स्कोर, सिर्फ आकिब नबी ने 3 ओवर अच्छा रहा तब नहीं हुआ। टाइम दो, बॉलर्स को भी टाइम लगता है, ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप कोई बॉलर को इंडियन टीम के सिलेक्शन के टाइम पे जज मत करो, ठीक है। आकिब नबी का T20 में जगह नहीं बनता, मैं तो कहता हूं ओडीआई में भी जगह नहीं बनता अभी के लिए, ठीक है। लेकिन टेस्ट बॉल में, रेड बॉल क्रिकेट में जगह बनता है, जिस हिसाब से बॉलिंग के कल भी उसने दिखाया वो क्या कर सकता है अगर उसके पास है, ठीक है। टाइम लगेगा एडॉप्ट करने में। भुवनेश्वर कुमार भी टाइम लेते हैं ना, अभी जाके वो हार्ड लाइन पे बॉलिंग करे, यॉर्कर चंदा डाल रहे, बाउंसर डाल रहे। पहले तो भुवनेश्वर कुमार भी सिर्फ स्विंग होता था ना, इंडियन टीम से भुवी क्यों बाहर हुआ? जब पेस कम हो गया, जब स्विंग मिलना कम हो गया तो फिर बाहर हुआ ना। फिर अभी खुद को एडॉप्ट कर रहे, एडजस्ट कर रहे, सबको टाइम लगता है। आप चाहते हो कि एक नया सीजन खेलना है, एक डेब्यूटेंट प्लेयर आके पहले रणजी जैसा परफॉर्म कर ले, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, सबको टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो सुनने में बुरा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि नहीं यार आकिब नबी बड़े स्टेज के लिए अभी तक प्रिपेयर नहीं है, उसको अभी तक है नहीं कि यॉर्कर डाले, बाउंसर डाले, टाइम लगता है। मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब अक्षर पटेल क्योंकि जीत गया, लोगों को उसके कैप्टनसी में फ्लॉ नजर नहीं आया, लेकिन मैं बैठा हूं वो फ्लॉ मतलब फ्लॉ को निकालने के लिए। कभी भी कोई बॉलर को अगर आप शुरू में 4 ओवर दे देते हो, 10 ओवर के अंदर 4 ओवर दे देते हो, मान लो लगातार 4 ओवर देते हो, कब देते हो? एक स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, और आपको लगता है इस बॉलर का बेस्ट अभी आ जाएगा न्यू बॉल के साथ। और एक रीजन क्या है कि आपको और एक एक्स्ट्रा विकेट चाहिए, आपको लगता है कि ये बॉलर और एक ओवर डाल देगा अभी तो और एक विकेट लेके जाएगा। जैसे कि हमने दीपक चार को देखा आईपीएल में, हमने भुवनेश्वर कुमार को इंडिया के लिए देखा है, एसपी जब धोनी कैप्टन था, हमने आईपीएल में देखा है कि लगातार 4 ओवर डाल दे रहा है, क्योंकि हमें और एक विकेट चाहिए। और आपने देखा होगा जब जब कोई बॉलर लगातार 4 ओवर डालता है, मतलब स्विंग सीम हो रहा है, ये बॉलर और एक विकेट लेके दे सकता है, तो एक स्लिप में फील्डर होता ही होता है, चाहे वो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच में होता है, मोस्टली चौथे ओवर की बात कर रहा हूं, या फिर फर्स्ट स्लिप में होता है या फिर सेकंड स्लिप में होता है कि, लेकिन एक स्लिप होता ही होता है कि मेरा जो इंटेंशन है मैं उसको लगातार 4 ओवर दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है वो एक विकेट लेके देगा, उसको मूवमेंट मिल रहा है। अक्षर पटेल ने आकिब नबी की चौथे ओवर पे स्लिप नहीं रखा, टेरिबल कैप्टनसी यार, और वो शायद विकेट लेके गया था।
आउट से एज श्रेयस अय्यर या कोहली का था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चौथे ओवर पे एज निकल लिया था। अगर स्लीप होता तो कैच था, ठीक है। क्यों नहीं? आप 4 ओवर का देने का पर्पस ही है कि ये मुझे एक विकेट लेके दे सकता है, फिर आप क्यों स्लीप निकाल दोगे? मतलब समझ से बाहर है, ठीक है। वरना 4 ओवर देते नहीं, लेकिन आकिब नबी का पहला 3 ओवर पावर प्ले में मुझे मेरे हिसाब से मैच डिफाइनिंग ओवर था, वरना पंजाब और 10-15 रन एक्स्ट्रा बनाते, ठीक है। फिर आता है माधव तिवारी 9th ओवर में। अब मुझे एक चीज इतना इंटरेस्टिंग लगा, जब अब माधव तिवारी आता है 9th ओवर में, 10th ओवर या 10th ओवर था शायद, वो बाउंसर डालता है दूसरा बॉल प्रियंश आर्या को, और वो बाउंसर में प्रियंश आर्या बीट होता है, कीपर के पास जाता है बॉल, पूरा दिल्ली का डाग आउट ताली बजाता है, पूरा दिल्ली का डाग आउट ताली बजाता है। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और माधव तिवारी शायद जो प्लान करके आया था प्रियांश के लिए वो ही किया है। वो उस बॉल पे विकेट नहीं लिया था। उसके बाद माधव तिवारी ने, वो पिक्चर मेरे लिए मैच का हाईलाइट रही, माधव तिवारी ने बाउंसर डाला पहली ओवर में, प्रियांश को डिफीट हुआ, दिल्ली की टीम डगआउट में ताली बजा। मतलब ही जो प्लान वो सोच के आया था वो एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद माधव तिवारी ने 2 इंपोर्टेंट विकेट लिया, एक कोहली का, एक प्रियांश का। ही हैज बीन ब्रिलियंट। स्टार काके जो शशांक और स्टोइनिस को बैक टू बैक विकेट लिया, वो भी मैच के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर स्टोइनिस और शशांक और 10-12 बॉल खेल जाता, शायद ये जो पार स्कोर था, पार स्कोर से श्रेयस अय्यर बोले 30 से ज्यादा था, वो शायद 50 रन ज्यादा होता अगर ये लोग 10-12 बॉल खेल जाते। तो स्टार को मैं नहीं कहूंगा कि खराब बॉलिंग किया मेरे हिसाब से, ठीक है। वो अपने लेंथ पे अटका हुआ था, थोड़ा जिद्दी था, स्टबन था, लेकिन ठीक है, वो एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है। लेकिन वंस अगेन श्रेयस अय्यर ने कुछ शॉट्स बहुत अच्छा खेला, बैटिंग बहुत अच्छा किया, कोहली भी ठीक ठाक बैटिंग किया है, सूर्यवंशी शिरगिल ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाया है। श्रेयस अय्यर का एक जो एंगड़ी की स्लोअर वन पे लगा कि ये हो गया, डिसीव हो गया, वो छक्का चला गया, मतलब मुझे तो लगा कि रिकी पॉन्टिंग 2003 वाला रबर का बैट लेके आया, वरना वो छक्का कैसे चला गया मेरे समझ से बाहर था, ठीक है। बट आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग। मतलब बैट में क्या पावर होगा कि स्लोअर वन पे मिस टाइम पे छक्का चला जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, आउटस्टैंडिंग। लेकिन जितना भी स्कोर था मुझे लगा एनफ था, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा एनफ था, क्योंकि सामने दिल्ली था। और फिर आया, मैंने अभिषेक पोल का बैटिंग नहीं देखा, तो हम दूसरी विकेट से बात करेंगे। केएल राहुल आउट होता है, साहिल पराग आउट होता है, पावर प्ले में 3 विकेट चला गया, मैच खत्म था मुझे लगा। मतलब इधर से और क्या ही हो सकता है, ठीक है। शुरू में ऑब्वियसली अर्शदीप को विकेट लेना ही था, क्योंकि जिस हिसाब से स्विंग हो रहा था। यश ठाकुर ने बेहतरीन नहीं, मैंने वो विकेट नहीं देखा, पोरल का नहीं देखा, ठीक है, जाने देते यश ठाकुर का एक विकेट। फिर स्टब्स को रनआउट करवा देते अक्षर पटेल, 4 विकेट 74 पे चला गया। इधर से आप मैच हार रहे हो, तो मतलब पंजाब का बॉलिंग कितना खराब हो चुका है दिल्ली के सामने। 74 फॉर 4, उधर से 210 का टारगेट, हार जा रहे हो। मतलब बहुत खराब बॉलिंग आपने किया है। फिर वही है कि चाहल को बॉलिंग क्यों नहीं दिया, मतलब 2 लेफ्टी को देके फिर खिलाए मत ना यार, खिलाए मत। मैं तो कहता हूँ फिर खिलाए मत। आपको पता है ना लेफ्टी बैट्समैन है, अगर आपको लगता है चाहल इज नॉट कैपेबल इनफ कि वो लेफ्टी को बॉलिंग करे, तो खिलाए मत ना, मत खिलाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका 5th ऑप्शन मार्कस स्टोइनिस, अगर 5th ऑप्शन कोई और होता, कोई और बेटर बॉलर होता, तो मैं मान भी लेता। 5th ऑप्शन अगर स्टोइनिस है, उसके बाद भी चाहल को 1 ओवर भी नहीं मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो ये हॉरिबल कैप्टनसी था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा है, आईपीएल का वो फेज आ गया जहां पे हर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर सन बनाने लग जाएगा। तो अक्षर पटेल का भी फॉर्म आ गया, क्योंकि अभी इंडियन टीम के में जगह बनाना है। अभी कृणाल पांड्या रन बना रहा है, हाँ शहबाज अहमद, अगर शहबाज का, चलो शहबाज का तो कंसिडर करते नहीं है बीसीसीआई कभी भी, लेकिन डोमेस्टिक में शहबाज का रन देख लो, आप मानव सूत्र का देख लो, आप हर्ष दुबे का देख लो, जो सीजन जा रहा है डोमेस्टिक में, जो सीजन गया उसका 1 साल, ठीक है, किसी को भी उठा लो। तो अक्षर पटेल अभी तो मतलब ऐसा ना हो जाए कि जडेजा आ जाए टीम में, ओडीआई टीम में, है ना। अब पहले तो बिना परफॉर्मेंस का जडेजा था, अब परफॉर्मेंस के साथ जडेजा बॉलिंग तो अच्छा किया, बेटर किया है, और बैटिंग से भी 2-3 मैच पर रन बनाए जडेजा ने। तो अब अक्षर पटेल फॉर्म पे आ गए, कुछ शॉट्स बेहतरीन खेला है, अब मतलब आउटस्टैंडिंग कुछ डीप मिड विकेट पे शॉट खेला है। क्यों नहीं किया अब तक मुझे नहीं पता, ठीक है। वही है ना बात, जब खुद पर जाता है ना कि अभी खुद के करियर पर सवाल है, तब सबका फॉर्म आ जाता है। और भी देखो ना, जो बॉलर्स ने विकेट नहीं लिया वो 3-3 4-4 विकेट लेंगे, अब आगे जाके कुछ बैट्समैन सेंचुरी मारेगा और सब आके मुझे गाली देगा। तो यही होता है आईपीएल में। लेकिन डेविड मिलर ने भी कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। लेकिन मैं सीधा आशुतोष पे आऊँगा। अक्षर का चलो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बैट्समैन वो इस लेवल का है, सबको पता है। डेविड मिलर नथिंग अनएक्सपेक्टेड, वो हमेशा ये सब करता है, ठीक है। लेकिन आशुतोष के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 6 इनिंग्स खेला है, और प्रॉब्लम मेरा इधर ही है। दिल्ली कितना 11 मैच खेल चुका है ना, 11 या 12 खेल चुका है, 6 मैच खेला है सिर्फ आशुतोष। आशुतोष का करियर पंजाब से देख लो, पंजाब से लेकर दिल्ली तक बहुत कम मैचेस होगा कि आशुतोष ने आके अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ा है। बहुत कम मैचेस होगा जहां पे आशुतोष का जो इंपैक्ट है वो आप स्टैट्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन जब जब आया है लोअर एंड पे इंपैक्ट मोर ऑफन देन नॉट छोड़ के गया, उसके बाद भी वो हर मैच पे नहीं होता। कभी करुण नेर, कभी समीर रिजवी, मतलब हॉरिबल कैप्टनसी, हॉरिबल मैनेजमेंट किया दिल्ली ने पूरे आईपीएल में। आशुतोष को बाहर रखना वाज ए क्राइम, और कल भी उसका इंपैक्ट बहुत था। आशुतोष का मतलब उठा लो मैच, मोर ऑफन दैट नॉट, जब भी वो एंड पे आता है
जहाँ पे वो 10 ओवर में आ गया, विकेट चला गया 7-8, उसको कंसिडर मत करो। जब भी वो एंड पे आता है वो अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाता है, चाहे वो चेस करते टाइम हो, चाहे वो पहले बैटिंग करते टाइम हो। माधव तिवारी वन सेकंड बैट से भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। एक तो यश ठाकुर के यॉर्कर को स्लाइस करके गोली की रॉकेट के हिसाब से थर्ड मैन के वाइड मारा है, वो बेहतरीन शॉट था। और दिल्ली ये मैच बहुत ही आराम से, 1 ओवर बचा, ताकिब नबी भी आके मार रहे हैं, ठीक है, जीत गए। यश ठाकुर मुझे पहले ही पता है डेथ पे अंडर प्रेशर, अगर प्रेशर नहीं होता, मतलब ऐसा इक्वेशन होता कि मैच जीती गए पंजाब तो शायद अच्छा बॉलिंग कर लेंगे, अंडर प्रेशर यश ठाकुर का मैंने हमेशा बॉडी लैंग्वेज देखा है खराब ही। हालांकि बॉलर बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं फिर भी वशक के साथ जाऊंगा। वशक का जितना मैंने डोमेस्टिक देखा है कर्नाटका के लिए, बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एस्पेशली अगर जिस हिसाब से यॉर्कर से हार्ड लेंथ का बॉलर है, फर्गूसन इस टीम में होना ही चाहिए। मैं दिल्ली के बारे में सोच रहा हूँ, बाहर हो गया ऑलमोस्ट मान लो, ठीक है। पंजाब को अपने हिसाब से सोचना है, और पंजाब के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है अभी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब बैटिंग से हर मैच में शायद एक्स्ट्रा 40 रन बनाना पड़ेगा, ऐसा हाल है पंजाब का। दूसरा, अगला मैच धर्मशाला में, अगर टॉस हार गया, पिच ऐसा रहा, कंडीशन ऐसा रहा, दीपक चाहर, बुमराह, अगर हार्दिक खेला, हार्दिक खा जाएगा आपको यार, खा जाएगा। आप लेगा बुमराह 5-6 विकेट, ठीक है। मतलब मुझे तो पंजाब के लिए सच में डर लग रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप, मुझे लगता है कि हो गया इनका, ऐसा मुझे एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कैचेस तो रोज ड्रॉप, इसके बारे में तो मैं आना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जब कोई मिसफील्ड करते हैं, मुझे ऐसे फील्डर बिल्कुल पसंद है, ऐसे क्रिकेटर नहीं पसंद नहीं है। आप कुछ भी, मोहम्मद कैफ बैटिंग ना करके, बॉलिंग तो वो करता नहीं है, बैटिंग ना करके भी 20-25 मैच अपने करियर में एक्स्ट्रा खेल गया मोहम्मद कैफ, सिर्फ फील्डिंग की वजह से, ठीक है। युवराज सिंह का भी जो एक लो फेज आया था, आप जब देख रहे हो तब से नहीं, जब गंगोली के टाइम पे एक लो फेज आया था तब भी वो फील्डिंग, क्योंकि मोहम्मद कैफ एक तरफ कवर पे, युवराज सिंह पॉइंट पे, अगर आपने वो फेज देखा होगा, फील्डिंग के हिसाब से लोग टीम में होते थे। रायना ने बहुत सारे मैचेस खेला फील्डिंग के हिसाब से, उतना नहीं डाउट, ठीक है। एक अजहरुद्दीन का एक फेज था जहाँ पे वो बैट से तो रन नहीं बना था, वो फील्डिंग के हिसाब से खेल गया, ठीक है। तो एक फील्डर आपको हमेशा 10-15 रन बचा के देता है, एक डायरेक्ट हिट से आपको एक एक्स्ट्रा विकेट देता है, कैच पकड़ के, अच्छे अच्छे कैचेस पकड़ के आपको मैच जिता के देता है। उधर आप पंजाब इजी सिटर्स ड्रॉप कर रहे हैं हर मैच में। एक ऐसा मैच मुझे याद नहीं आ रहा है जहाँ पे एक सिटर इन्होंने ड्रॉप नहीं किया होगा, ठीक है। तो किस हिसाब से पंजाब कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। और ऑस्ट्रेलियन कोटा, ये सब आपको बाहर करना पड़ेगा, ये सब सोचना बाहर करना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से उमरजाई चाहिए, उमरजाई फर्गूसन इस टीम में होना चाहिए। चाहे आप एक बार वैशाख के लिए मतलब डिबेट कर भी सकते हो, आर्ग्यू कर भी सकते हो कि वैशाख का खराब जा रहा है सीजन, लेकिन फर्गूसन और उमरजाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस मैच के लिए इतना ही बात करते हैं, अगले मैच पे आते हैं। आज जो एसआरएच वर्सेस गुजरात का मैच है, और मेरे हिसाब से शायद मोस्ट वेटेड मैच है, जिस मतलब मेरे लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ अहमदाबाद में मैच है, और मैं फॉर श्योर ब्लैक सॉइल वाला पिच गुजरात चुनेगा, या फिर मिक्स सॉइल वाला पिच जो आरसीबी को दिया था। और टॉस जीता, मान लेते जीटी टॉस जीत गया और पहले बॉलिंग ले लिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, शायद कल या परसों कह चुका हूं, कि अगर एसआरएच आज का मैच हार जाता है, उसके बाद भी क्वालिफाई करता है और फाइनल पे पहुंच जाता है, तो भी हार जाएगा। और अगर आज एसआरएच जीत जाता है तो बहुत चांसेस है, अगर फाइनल तक पहुंच गया तो एसआरएच फाइनल पे भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल पे एडजस्ट करना एसआरएच के बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत मुश्किल होगा। आज अगर पहला पावर प्ले 6 ओवर संभाल के खेल सकते हैं, और एसआरएच के हर बैट्समैन एडजस्ट करके ये मैच पे, अगर टॉस हार गया पहले बैटिंग आ गया, एडजस्ट करके अच्छा बैटिंग करके टीम को जीता सकता है। इतना कॉन्फिडेंस एसआरएच को इस पूरे आईपीएल पे और कोई मैच से नहीं मिलेगा जितना आज मिलेगा, अगर आज जीत जाता है तो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है। जीटी, रबाडा और सिराज पावर प्ले में 3-3 ओवर डालेगा, पिछले 6 या 7 मैच में ही कर रहे हैं। तो एक तो एसआरएच को विकेट नहीं देना है पावर प्ले में, दूसरा इन दोनों को, गुजरात को अपने प्लान ए से हटाना पड़ेगा। तो आप विकेट भी नहीं दे सकते हो, और आपको चाहिए कि पावर प्ले में सिराज 3 ओवर ना डाले, रबाडा 3 ओवर ना डाले, कोई एक ओवर में तो उनको अटैक करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज, हार्ड लेंथ के बॉलर जीटी के पास कौन कौन है? आज प्रसिद्ध भी आएगा, आज साई किशोर नहीं आएगा, आज मानव सूत्र नहीं आएगा, आज प्रसिद्ध आएगा। कौन कौन है बताओ? रबाडा, सिराज भी हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर लेता है, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, 4 हार्ड लेंथ के बॉलर। और एसआरएच के बैटिंग लाइनअप पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, 5 बैट्समैन हैं जो हार्ड लेंथ के बॉल से फंसता है। ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर जीटी प्लेन से बाहर जाके वाशिंगटन सुंदर को पहले लेके आ गया, फाड़ दो उसको, फाड़ के रख दो। राशिद खान का पहले ओवर में फाड़ के रख दो। उनको ऐसा देना चाहिए कि स्पिनर्स के पास दूसरा ओवर दे ही ना। एक ओवर वाशी का आया, मार दो 16 से 20 रन। एक ओवर राशिद का आया, मार दो 18 से 20 रन। कि उस 2 ओवर में स्पिनर का पहले ओवर में 35 to 40 रन मार दो, कि इनके पेसर फिर सोचे क्या बॉलिंग डालना है। अगर आप जीटी को उनके प्लान ए से नहीं हटाओगे, आप मैच पे फंस जाओगे। दूसरा चीज, मान लेते हैं कि एसआरएच टॉस जीत गया और एसआरएच पहले फील्डिंग ले ले, जो करना भी चाहिए।
पैट कमिंस सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है आज के दिन एसआरएच के लिए बॉलिंग से। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पैट कमिंस अच्छा करेगा, उसका 4 ओवर, अगर पावर प्ले में आज अगर पैट कमिंस 3 ओवर कर सकता है तो बहुत अच्छा है। हार्ड लेंथ का बॉलर है, हार्ड लेंथ से, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से मूवमेंट ढूंढ लेता है। अगर पैट कमिंस अच्छा करता है तो मेरे हिसाब से एसआरएच जीत सकता है, ठीक है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं नीतीश कुमार रेड्डी इज मोर ऑफ ए मिडिल ओवर बॉलर, है ना, तो उसका ओवर मिडिल पे आना चाहिए। लेकिन आज एक ऐसा दिन है जहां पे मैं रेड्डी को पावर प्ले में 2 ओवर देना चाहूंगा। क्यों बोल रहा हूं, सीएसके वाला मैच है जहां पे रेड्डी ने आके पहले संजू सैमसन को बाउंसर डाल के आउट किया था, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को शॉर्ट बॉल डाल के आउट किया था। आज एक ऐसा पिच मिलेगा जहां पे शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ से मदद मिलेगा। रेड्डी जिस हिसाब से इस आईपीएल में बॉलिंग कर रहे हैं, रेड्डी भी विकेट लेके दे सकता है। तो पैट कमिंस का 3 ओवर, मिनिमम 2 ओवर, और रेड्डी का 2 ओवर शायद पावर प्ले में होना चाहिए। और ये 2 बॉलर, ईशान मलिंगा है ही मिडिल फेज में, लेकिन ईशान मलिंगा पावर प्ले में एक ही ओवर डालते हैं, है ना, मोस्टली। वो भी शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ डाल लेता है, लेकिन वो ज़्यादा यॉर्कर्स पर जाएगा, स्लोअर ऑफ कटर पाएगा, वो भी अच्छा कर सकता है। लेकिन पैट कमिंस और रेड्डी, मुझे लगता है कि मेरे पावर प्ले में मेरा 2 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाला आज के दिन। बैटिंग संभाल के करना पड़ेगा एसआरएच को, अगर पहले बैटिंग आ गया बहुत संभाल के करना पड़ेगा, और जीटी के स्पिनर्स को अटैक करना पड़ेगा कि इनको ओवर ना ही दिया जाए, ठीक है। और फिर एक बॉलर को ढूंढते, अर्शद खान को ढूंढ के मारना पड़ेगा। ऐसे करके आपको एटलीस्ट 185-190 पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 180-195 बहुत ज़्यादा स्कोर होगा ब्लैक सोल या फिर मिक्स सोल पिच पे। फिर आप जीटी को, अगर पैट कमिंस अच्छा बॉलिंग करेगा, आप रोक सकते हो डिफेंड करते हुए भी, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। वरना टीम पे तो मैं ऐसे कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहे। एक प्रसिद्ध आ जाएगा फॉर श्योर, मुझे ऐसा लगता है जीटी के लिए। बाकी एसआरएच का तो अभी तो एसआरएच ज़्यादा से ज़्यादा हर्षल पटेल जाएगा, प्रफुल्ल हिंगे आएगा, है ना, शायद हर्ष दुबे और शिवंग में से कोई एक ही स्पिनर खेलेगा, यही ज़्यादा होगा। वरना बैटिंग पे मैं स्मरण और सलील को लेकर बोल सकते हो। स्मरण का कहना, वो ऐसा बैट्समैन है, आप जिस नंबर पे आ रहे हो उस नंबर पर वो इतना अच्छा कर नहीं सकता। वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि आके फ्री फ्लोइंग बैटिंग करेगा, वो एक्चुअली टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। तो अगर स्मरण को आप टॉप मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, तो स्मरण को अगर आप 4 पे भेजोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन क्लासन उस नंबर पे आकर अच्छा कर रहा है कि आप शफल करोगे, नहीं करोगे, ऐसा वो नहीं करेगा। तो स्मरण के पे मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करूंगा कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस हिसाब, जिस पोजीशन में वो आ रहा है उस पोजीशन में आके स्मरण का अच्छा करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन इसमें शायद स्मरण के साथ कंटिन्यू करूंगा, चाहे तो अनिकेत के साथ भी जा सकता है, ठीक है। सलील अरोड़ा तो रहेगा। बाकी बॉलिंग पे तो मेरे ज़्यादा कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे हर्ष दुबे और शिवंग में से कोई एक स्पिनर खेलना चाहिए, और मेरा हमेशा चॉइस होगा शिवम कुमार, ठीक है। चाइनामैन मेरा हमेशा चॉइस रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, और आज मुझे लगता है मजा आएगा क्रिकेट में। एक बेहतरीन बॉलिंग यूनिट के साथ एक अच्छा बैटिंग यूनिट प्लस बॉलिंग यूनिट किस हिसाब से बैटिंग करेगा आज एसआरएच का, मेंटेलिटी, मैच्योरिटी सब देखने को मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।